नाज़िया अली खान जी, जैसा कि आप समाजी व फलाही खिदमात के लिए अपना एक मुनफरिद पहचान रखती हैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट, तो इसके अलावा आप बीजेपी माइनॉरिटी सेल लीडर भी हैं। तो कुछ दिनों पहले आपको ब्रिज पार्क पुलिस स्टेशन के जरिए अरेस्ट किया गया था। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, आखिर इसकी वजह क्या है, हमें बताइए। मैं फिर से यही कहूँगी कि इट्स अ जुडिशरी मैटर एंड आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टेल एनीथिंग रिगार्डिंग दिस मैटर। माई काउंसिल स्वागता बिस्वास इज द बेस्ट पर्सन टू टेल ईच एंड एवरीथिंग और एनीथिंग रिगार्डिंग माई मैटर। तो मुझे लगता है कि आपको मेरे काउंसिल स्वागता बिस्वास से बात करनी चाहिए मेरे मैटर को लेकर के। आई कांट से एनीथिंग। तो मैडम, जैसा कि आप जानती है बीजेपी में आपकी क्या शनाख्त है और क्या क्या पोस्ट है, आप हमें बताइए। क्योंकि हाल ही दिनों पहले बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट से उनसे जब सवाल किया तो दिलीप घोष साहब ने कहा था कि कुछ लोग आते हैं पार्टी में और फिर चले जाते हैं। तो उनके इस जवाब से हमें नहीं लगा था कि आप कुछ पार्टी की हैं। तो इसमें आपकी क्या राय? देखिए, सिर्फ बंगाल नहीं, ये भारत जानता है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन किया था तो पूरे ये टॉप न्यूज़ था, ब्रेकिंग न्यूज़ था पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए। और रही बात कि आप जो एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं दिलीप घोष जी के लिए स्टेट प्रेसिडेंट, तो वो अब स्टेट प्रेसिडेंट है नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ है कि अगर दिलीप घोष जी को ऐसा फील होता है, जैसा मुझे सुनने में आया कि उन्होंने कहा है कि मैं टीएमसी के से बहुत क्लोज रही हूँ, तो जब उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था तब भी उनको पता था कि मैं टीएमसी से बहुत क्लोज थी। और उसके बाद फिर मैंने अपना 110% एफर्ट दिया था पार्टी के लिए। 5 साल मैंने पार्टी को दिया है। और जो लोग टीएमसी के मन में प्यार रखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे, उनके लिए दिलीप घोष के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। श्रावंती जो कैंडिडेट होते हुए भी मदन मित्रा जी के साथ नौके पर होली मनाने चली गई थी, तब दिलीप घोष जी कुछ नहीं बोले। जोश जी के बारे में दिलीप घोष जी ने कुछ नहीं बोला। मुकुल रॉय जी जो बीजेपी पार्टी के लिए एक पिलर साबित हो रहे थे और वो चले गए, उसके लिए दिलीप घोष जी ने कुछ नहीं बोला, ऐसी कोई हरकत वाली बात नहीं बोली। बाबुल सुप्रियो जी आज 12-15 दिन हुआ है, उनको भी टीएमसी में गए हुए। तो मुझे लगता है कि अभी दिलीप घोष जी को फोकस करना चाहिए कि बाबुल सुप्रियो जी के कौन कौन बहुत क्लोज है, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। तो वैसे लोगों को हाथ पकड़ के निकालना चाहिए बीजेपी से। तो मुझे ऐसा फील होता है। और रही बात कि अब दिलीप घोष जी तो दूध से सोना भी निकालते हैं, तो उनके बात को तो मीडिया भी जानती है कि कैसे लेना चाहिए और कैसे नहीं लेना चाहिए। मैंने जो भी एफर्ट दिया है, मैंने जो भी काम किया है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी की बेटी हूँ, मुस्लिम बेटी हूँ। इसके अलावा कौन क्या बोलता है, किसकी क्या राय है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भवानीपुर चुनाव की 3 तारीख को नाम आने वाला है, जैसा कि आपको पता ही है। तो इस बारे में आप एज ए बीजेपी लीडर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर उस सीट पर किसी हेवी वेटेज लीडर को अगर दिया जाता, हेवी वेटेज को, जैसे रूपा दी को दिया जाता, लॉकेट दी को दिया जाता, शमी भट्टाचार्य जी को दिया जाता, शांतन बसु को दिया जाता, तो एक सिनेरियो अलग होता, एक 50-50 का बैलेंस रहता। तो मुझे लगता है कि जो गलती 2021 में भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट चूज करने में हुई, क्योंकि 19 के बाद 21 में भी जनता तैयार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए। जनता बिल्कुल तैयार थी। आप सोचो कि 19 में हमारी 18 सीटें आई, तो 21 में अगर उस 18 सीटों से भी निकाला जाता तब भी मात्रा 100 से ऊपर का होता। तो कैंडिडेट्स की वजह से जनता ने फुट बैक स्टेप लिया। तो मुझे लगता है कि सेम गलती फिर से हो गई। आप अभी क्या सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी की जीत में बीजेपी का हाथ होगा, या फिर बीजेपी ऐसा कुछ कर रही है कि ममता जीत जाए? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह से जो तिब्रीवाल को लाया गया, इसके पीछे कहीं ना कहीं यही मकसद है कि आसानी से ममता बनर्जी को कामयाबी दिलाया जा सके। देखिए, ये तो मैं नहीं, ये सारा मीडिया ही बोल रहा है कि कैंडिडेट जो भवानीपुर में दिया गया है उसका मतलब ही यही था कि श्रीमती ममता बनर्जी की जीत हो।
अदरवाइज अगर एक कांटे का टक्कर देने वाली बात होती या टफ लड़ाई देने वाली बात होती, नो डाउट के प्रियंका तेपड़ीवाल जी ने बहुत अपना एफर्ट दिया है, बहुत दिया है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, ये हम सब ने देखा है, दिन रात उन्होंने एक किया है। उनका गला 2-4 मैंने स्पीचेस सुनी है, उनका गला तक बैठ गया था। तो उन्होंने अपने हिसाब से अपना पूरा 110% दिया है। लेकिन एक हेवी वेटेज नेता को अगर बीजेपी लीडर को खड़ा किया जाता तो श्रीमती ममता बनर्जी के हार और जीत के लिए एक कंफ्यूजिंग संभावना होती। लेकिन अभी क्या है कि कैंडिडेट की वजह से ही चीजें क्लियर हो गई थी। इट्स कंप्लीटली अ वन साइडेड इलेक्शन। डॉक्टर सुकांतो मुजुमदार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी वो स्टेट प्रेसिडेंट हुए हैं जी, तो आप उनसे क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं कि उनके आने के बाद पार्टी में किस तरह का कामयाबी आप देख रही हैं? देखिए, ही इज सच अ वेरी एजुकेटेड पर्सन बाय प्रोफेशन, ही इज अ प्रोफेसर और बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही अच्छी फैमिली से आ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत शिक्षित है, जो मैंने आपसे बार बार मैं कह रही हूँ। और एक शिक्षित आदमी की बहुत ज़रूरत थी जो स्टेट प्रेसिडेंट बने, ना कि कोई मतलब इलिटरेट जाहिल झपट आदमी। तो पार्टी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि एक शिक्षित आदमी को उन्होंने स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया है। और सेकेंड थिंग इज के जो भी लूप होल्स हैं या जो भी इफ एंड बट्स हैं उसको वो ज़रूर फुलफिल करेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि युवा मोर्चा में कई ऐसे लोग हैं जो 45 साल और 50 साल के हैं, तो युवा मोर्चा को युवा मोर्चा में ही रहने देना चाहिए, वैसे ही लोग उसमें डालने चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो इन सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देंगे और मुझे उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि वो शिक्षित है। बाबुल सुप्रियो बीजेपी से टीएमसी ज्वाइन कर ली है, तो क्या उससे आपको लगता है कि वोट में कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि 30 तारीख को जो वोट हो गया है उसमें आसनसोल में जो दंगा हुआ था, तो आसनसोल में जो दंगा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि कुछ गलत बयान दिए थे कि जैसे कि चमड़ा बुटिए देवो और तरह तरह का बयान, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इट्स टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन। बाबुल सुप्रियो जी टीएमसी से बीजेपी से टीएमसी में आए हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। रही बात वोट्स की, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के जो मतलब हार्डकोर जो लोग हैं या बीजेपी के जो हार्डकोर वर्कर्स हैं उनमें कोई भी फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। और बाबुल सुप्रियो जी ने उम्र में वो मेरे पिता के बराबर हैं, अगर उन्होंने चामड़ा गुटिया देबो अगर कहा है तो मुझे लगता है कि उस स्पेसिफिक रिलीजन को या कास्ट को अगर एक्शन लेना है तो वो थ्रू लीगल ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में कोई भी बात करनी चाहिए, आई डोंट थिंक। और मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई भी जाए या कोई भी आए, बीजेपी हार्डकोर जो वर्कर्स है, बीजेपी के हार्डकोर जो फॉलोअर्स है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, क्योंकि वो सब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को पसंद करते हैं, किसी और को पसंद नहीं करते। आप बंगाल में बीजेपी के लिए फिलहाल क्या कदम उठाना चाह रही हैं? आपका मैसेज क्या है? मैं बंगाल में बीजेपी के लिए मैंने हमेशा माइनॉरिटी बेस्ड काम किया है। मैंने हमेशा लेबर सेल के लिए काम किया, क्योंकि लेबर सेल में मैं एक पोस्ट होल्ड करती हूँ। तो डेफिनेटली जो बहुत असहाय हैं जैसे लेबर डिपार्टमेंट्स, तो उन लोगों के लिए मैंने जैसे हमेशा काम किया है वैसे करूँगी। और सोशल एक्टिविस्ट में रही ही हूँ तो सोशल वर्क ज़रूर करूँगी, अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि मेरी लाइफ में एक सिनेरियो आया कि मैं जेल गई हूँ, तो जेल में जितने भी बच्चे हैं, जो प्रिजनर्स के बच्चे हैं, जो अंडर ट्रायल जो वहाँ पर हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए मैं ज़रूर कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि जो सिनेरियो मैंने 14 डेज देखा उसमें मुझे लगा कहीं ना कहीं बच्चों का फ्यूचर और करियर खराब हो रहा है। तो मैं उनके साथ वहाँ पर खेलती भी थी, उनके साथ ही एक्सरसाइज करती थी, योगा करती थी, उनके साथ ही खाना खाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ के बच्चों के लिए करना चाहिए, क्योंकि जो माएँ प्रिजनर हैं, जो कन्विक्टेड हैं या जो अंडर ट्रायल में हैं, वो 3 साल 4 साल 8 साल 10 साल से ज़रूर रह रही हैं। अगर उन्होंने क्राइम किया है तो वो रहें, लेकिन उनके बच्चे ये क्यों सहे? तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। और दुर्गा पूजा में भी मैं डेफिनेटली कुछ करना चाहूँगी वहाँ के प्रिजनर के लिए भी, वहाँ के बच्चों के लिए भी। तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह मैं भेजना चाहूँगी अपने NGO के थ्रू। तो आई रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर द चिल्ड्रंस जेल, वुमेन्स जेल के लिए। आप फ्यूचर में जो चीज़ आप जेल के अंदर देखिए, क्या उसके ऊपर कोई किताब लिखने का इरादा मन बना रही हैं? हाँ जी, एक लाइफ का बहुत बड़ा
मेरे लिए सिचुएशन था जिसको मैंने बहुत डट कर सामना किया। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि फेसबुक पर कि जब मैं रो रही थी तो मैंने बहुत बड़ा सा मास्क पहना हुआ था और चश्मा पहना हुआ था, तो मुझे रोते हुए पता नहीं किसने और कैसे देख लिया। ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत बात थी। बिल्कुल भी मैं रोई नहीं हूँ, मैंने डटकर सामना किया है और आई एम सच अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। और एक सिनेरियो आया मेरी लाइफ में, इट्स ऑल राइट, मैंने उसको देखा और डेफिनेटली मैं जेल के ऊपर या अपने लाइफ में जो मेरे साथ घटा है मैं उसके ऊपर लिखने की ज़रूर कोशिश करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू।